हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर जो कि है जून 2023 का। इसमें है आज हम लोग करेंगे प्रीलिम्स फैक्ट जो कि जून में जितने भी स्कीम योजनाएं चालू किए गए हैं और जो भी इसमें घटनाएं घटी हैं उसको रिलेटेड इसमें हम लोग जुड़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी फैक्ट अगर इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। उसे जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं हम लोग वही लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने हैं। इसमें लगभग 20 से 21 क्वेश्चन, 20 से 21 टॉपिक पर चर्चा किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फौकाल्ट पेंडुलम क्या है यह? भारत के नए संसद भवन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया की छत में एक फौकाल्ट पेंडुलम स्थापित किया गया है जो कि वैज्ञानिक कलात्मक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नई संसद भवन में फौकाल्ट पेंडुलम भी वैज्ञानिक जांच और वैज्ञानिक स्वभाव की भावना का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में निहित है। अब बताइए 51 के ए में कौन से भाग में है, आप लोग बताइएगा। तो फौकाल्ट पेंडुलम क्या है? फौकाल्ट पेंडुलम का नाम 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लियोन फौकाल्ट के नाम पर रखा गया है। इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पेंडुलम में एक भारी बाव होता है जो छत में एक निश्चित बिंदु से लंबे मजबूत तार के अंत में निलंबित होता है। जैसे ही पेंडुलम घूमेगा तो पेंडुलम और घूमती हुई पृथ्वी के बीच सापेक्ष गति के कारण पेंडुलम समय के साथ धीरे धीरे अपना अभिविन्यास बदलता हुआ प्रतीत होता है। फौकाल्ट ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वर्ष 1851 में पेरिस के पैथियान में यह प्रयोग किया था, जहां उन्होंने 67 मीटर तार से 28 किलोग्राम लोहे की गेंद को लटका दिया था। यह पृथ्वी की घूर्णन का पहला प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण था। तो इसमें पेंडुलम के आभासी घूर्णन की दर और दिशा उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। उत्तरी ध्रुव यह 24 घंटे में दक्षिणावर्त का एक चक्कर पूरा करेगा। नए संसद भवन में यह पेंडुलम की विशेषता क्या है? तो नए संसद भवन में स्थापित पेंडुलम कोलकाता में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह भारत में इस तरह की सबसे विशाल कृति है जिसकी ऊंचाई 22 मीटर है और वजन 36 किलोग्राम है। यह पेंडुलम संविधान सभागार के शीर्ष पर एक रोशनदान से लटका हुआ है और ब्रह्मांड के विचारों के साथ भारत के विचारों का एकीकरण भी प्रतीक है। नए संसद भवन की नई दिल्ली के 48.6 डिग्री पर उत्तर अक्षांश पर है तथा पेंडुलम को घड़ी की दिशा में एक चक्कर पूरा करने में लगभग 49 घंटे 59 मिनट लगते हैं। तो यह था फौकाल्ट पेंडुलम। अगला आता है आरबीआई का नियोजित लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम। तो क्यों है चर्चा में? हाल ही में आरबीआई ने आपात स्थितियों के लिए लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की, जिसे आरबीआई की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। लाइट वेट सिस्टम का उद्देश्य आपात स्थितियों के दौरान दक्षता सुनिश्चित करते हुए लचीलापन, भुगतान और निपटान प्रणाली की निरंतरता का प्रदान करना है। आरबीआई का नियोजित एलपीएसएस क्या है यह देखते हैं। एलपीएसएस पारंपरिक तकनीकों और वायर्ड नेटवर्क से स्वतंत्र है जो मौजूदा भुगतान प्रणालियों जैसे यूपीआई, नेफ्ट और आरटीजीएस को रेखांकित करता है। पृष्ठभूमि इसका देखते हैं तो उत्कर्ष 2.0 पहल 2.0 उसको बोलते हैं। इसका उत्कर्ष 2.0 पहल के एक भाग के रूप में आरबीआई केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों नेफ्ट और आरटीजीएस के निरीक्षण के लिए एक लचीला ढांचा तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त यह नई सुविधाओं को जोड़कर और पहले से मौजूद सुविधाओं को बढ़ाकर आरटीजीएस प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा। पेमेंट सिस्टम रेजिलियंस अत्यधिक और अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपात स्थितियों के लिए एलपीएसएस भुगतान एवं निपटान प्रणाली के लचीलेपन एवं निरंतरता का आश्वासन देता है। यूपीआई, नेफ्ट और आरटीजीएस जैसी पारंपरिक भुगतान प्रणालियां जटिल वायर्ड नेटवर्क एवं उन्नत आईटी अवसंरचना पर अपनी निर्भरता के कारण प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है। मौजूदा प्रणालियों के व्यवधान में चलनिधि पाइपलाइन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और आवश्यक भुगतान सेवाओं को बाधित कर सकते हैं। लाइट वेट सिस्टम एक पोर्टेबल और आसान सक्रिय समाधान प्रदान करता है जिसे न्यूनतम संसाधनों के साथ दूर से संचालित किया जा सकता है। अब आता है इसकी कार्यप्रणाली क्या है? तो न्यूनतम कर्मचारी होंगे, आवश्यक लेन देन पर ध्यान देना,
और सरलीकरण, प्रमाणीकरण, सत्यापन होगा, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह। इसके लाभ देखते हैं, तो लाभ इसमें है कि यह आपात स्थिति के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली के लगभग जीरो डाउन टाइम को सुनिश्चित करता है, मतलब बहुत कम टाइम में ये पेमेंट कर देगा। थोक यानी बल्क भुगतान, इंटर बैंक भुगतान और प्रतिभागी संस्थानों को नकदी के प्रावधान सहित आवश्यक भुगतान सेवाओं के निर्बाध कामकाज की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल भुगतान और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे जनता के विश्वास को बढ़ाता है। मौजूदा भुगतान प्रणालियों पर दुर्भावनापूर्ण हमलों या तोड़फोड़ के प्रयासों के खिलाफ एक निवारक रूप में कार्य करता है। इसकी चुनौतियां भी कुछ हैं, जैसे कि तत्परता एवं प्रभावशीलता के लिए हितधारकों के बीच सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता, परिनियोजन से पूर्व कार्यक्षमता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के परीक्षण एवं सत्यापन की आवश्यकता, कर्मचारियों के नियमित परीक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता, प्रदर्शन एवं प्रभाव की निरंतर निगरानी एवं और मूल्यांकन की आवश्यकता। तो इतने थे ये। अब अगला आता है प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि। तो क्या है यह? चावल की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों में देर से बारिश और मजदूरों की कमी से निपटने हेतु किसान प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि को अपना रहे हैं, डायरेक्ट अपना रहे हैं। तो कैसे, ये क्या है ये देखते हैं। तो डायरेक्ट सीडे से राइस, इसको DSR बोलते हैं, जिसे ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। धान बीजारोपण की एक जल बचत विधि है। इस विधि में बीजों का प्रत्यक्ष रूप से खेतों में बीजारोपण किया जाता है, जिससे नर्सरी तैयार करने एवं रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है। लाभ इसके हैं कुछ, तो लाभ में से श्रम की कमी होगी, समय और संसाधन की बचत होगी, जल का संरक्षण होगा, उपज में वृद्धि होगी। इसकी चुनौतियां भी कुछ हैं, जैसे कि खरपतवार में वृद्धि, चरम जलवायु परिचालन संबंधी चुनौतियां होंगी। परिचालन मतलब सूखी या बंद नहरें, अनियमित विद्युत आपूर्ति, खरपतवार नियंत्रण तथा कीट प्रबंधन जैसे मुद्दे परिचालन में चुनौती का उत्पन्न करते हैं। इसके सफल कार्यान्वयन भी कुछ हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि ने पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रियता प्राप्त की है। केवल आंध्र प्रदेश में एक NGO ने लगभग 4000 हेक्टेयर में इस पद्धति को लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्थक लागत बचत हुई है। तो इस प्रकार ऐसे ये थे। और अगला देखते हैं पुराना किला का उत्खनन। क्या है यह? दिल्ली स्थित पुराना किला में हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा की गई उत्खनन कार्रवाई से 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास का पता चला है। इस उत्खनन का उद्देश्य स्थल के पूर्ण कालक्रम को स्थापित करना है। यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक काल की कलाकृतियों की खोज की गई है, जिसमें पूर्व मौर्य यानी मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत सल्तनत और मुगल सहित 9 सांस्कृतिक स्तरों का पता चला है, इसलिए इसका खनन किया जा रहा है। इतने राजवंश इसमें पाए गए हैं। इस योजना का लक्ष्य कलाकृतियों को किले में एक ओपन एयर साइट संग्रहालय में प्रदर्शित करना है। इसके निष्कर्ष हैं उत्खनन के कुछ हैं, जैसे कि चित्रित धूसर बर्तनों के टुकड़े मिले हैं, बैकुंठ विष्णु मूर्ति कला है, खोजी गई है, और टेराकोटा पटिक्का मिला है, और टेराकोटा रिंग वेल है। शुंग कुषाण काल का परिसर है, यानी खुदाई में शुंग कुषाण काल के एक अच्छी तरह से परिभाषित 4 रूम परिसर का पता चला है, जो लगभग 2300 वर्ष पुराना है। सिक्के, मुहरे और तांबे की कलाकृतियां भी मिली हैं, जैसे कि 136 से अधिक सिक्के, 35 मुहरे और सीलिंग तथा अन्य तांबे की कलाकृतियों की खोज की गई है। ये निष्कर्ष व्यापार गतिविधियों के केंद्र के रूप में साइट के महत्व को इंगित करती हैं। पुराना किला, तो पुराना किला मुगल युग से संबंधित सबसे पुराने किलों में से एक है और इस स्थल की पहचान इंद्रप्रस्थ यानी पांडवों की राजधानी की प्राचीन बस्ती के रूप में की जाती है। पुराना किला के विशाल प्रवेश द्वार और दीवारों का निर्माण हुमायूं ने 16वीं शताब्दी में किया था तथा नई राजधानी दीनपनाह की नींव रखी गई थी। इस काम को शेरशाह सूरी ने आगे बढ़ाया, जिसने हुमायूं को विस्थापित किया। किले के अंदर के प्रमुख आकर्षण शेरशाह सूरी की किला, एक कोना मस्जिद, शेर मंडल, एक मीनार जो पारंपरिक रूप से हुमायूं की मृत्यु से संबंधित है, एक बावड़ी और व्यापक प्राचीर के अवशेष हैं। इसमें 3 द्वार हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की अनूठी विशेषताएं, जैसे घोड़े की नाल के आकार के मेहराब, ब्रैकेटेड ओपनिंग्स, संगमरमर की जड़ाई, नक्काशी आदि संरचना में प्रमुख है। मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें कहा गया है जब तक इस धरती पर लोग हैं तब तक इस भवन में बार बार आना चाहिए और लोग इसमें खुश रहेंगे। नेक्स्ट है भारत में
परिवर्तनों पर मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट। तो देखते हैं क्यों चर्चा में है। मॉर्गन स्टैनले वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म की हाल की एक रिपोर्ट में पिछले एक दशक में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में भारत की समृद्धि क्षमता से संबंधित संदेह को चुनौती देने के साथ इस बात पर बल दिया गया है कि हाल के वर्षों में भारत में परिवर्तनकारी सुधारों पर जोर दिया गया है। मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट में भारत के खराब प्रदर्शन से संबंधित वैश्विक दृष्टिकोण को नकारते हुए कहा गया है कि यह दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ शेयर बाजार के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने में शामिल है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं हैं इसमें कि विकास के महत्वपूर्ण चालक जैसे कि आपूर्ति पक्ष से संबंधित नीतिगत सुधार, निगम कर को अन्य देशों के समान करना, अवसंरचना निवेश में तेजी आना, अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण, इसमें जीएसटी का बढ़ता संग्रह, दिवाला और दिवालियापन संहिता कार्यान्वयन, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की शुरुआत, प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई पर ध्यान देना, कॉर्पोरेट मुनाफे को सरकार का समर्थन, सामाजिक हस्तांतरण का डिजिटलीकरण, रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम, बहुराष्ट्रीय नियमों के बीच उच्च भावना, इंडिया 401 के मोमेंट। इसमें इंडिया 401 पे मोमेंट इसका नोट करना था। इंडिया 401 मोमेंट मॉर्गन स्टैनले द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिसका उपयोग मोमेंट का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो यूएस 401 की सेवानिवृत्त बचत योजना से प्रेरित घरेलू बचत और वित्तीय संपत्तियों में निवेश को संदर्भित करता है। यह बदलाव सोने और अचल संपत्ति जैसी भौतिक परिसंपत्तियों से लेकर इक्विटी और बांड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों की एवं घरेलू प्राथमिकताओं में परिवर्तन को दर्शाता है। इंडिया 401 के मोमेंट की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन योजनाएं शामिल है। आर्थिक संकेतक क्या है यह? तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विनिर्माण और पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। निर्यात बाजार में हिस्सेदारी वर्ष 2031 तक 2021 के स्तर से दोगुनी होकर 4.5% होने का अनुमान है। मुद्रास्फीति में कम अस्थिरता और कम ब्याज दर चक्रों ने खपत पैटर्न को प्रभावित किया है। भविष्य का दृष्टिकोण, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण और पूंजीगत व्यय में वृद्धि का अनुमान, माल और सेवाओं के निर्यात में व्यापक लाभ अपेक्षित, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का अनुमान जिसका निहितार्थ यह है कि विवेकाधीन खपत में वृद्धि होगी। अगले दशक में इसके $5200 तक पहुंचने की उम्मीद है। ढांचागत बदलाव के चलते चालू खाता घाटा कम हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में लाभ के दोगुना होने से आय में प्रबल वृद्धि हुई है। शेयर बाजार पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा है? तो घरेलू शेयरों के मूल्य बढ़ने की संभावना है जिससे निवेश अवसर बढ़ सकते हैं। भारत में शेयरों की मांग मजबूत रहने की आशा है जो कि बाजार में निरंतर वृद्धि में योगदान देगा। वैश्विक पूंजी प्रवाह पर भारत की कम निर्भरता एक अधिक स्थिर शेयर बाजार में योगदान कर सकती है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के प्रति कम सुवेद्य होगा। तेल की कीमतों में बदलाव और अमेरिकी मंदी से शेयर बाजार अल्प प्रभावित हो सकता है। उभरते बाजारों के लिए भारत का बीटा 0.6 तक नीचे आ गया है जो वैश्विक पूंजी बाजार प्रभाव पर कम निर्भरता का परिणाम है। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं जो कि बीटा के बारे में है। तो बीटा व्यवस्थित जोखिम का एक उपाय है जिसे बाजार जोखिम या गैर विविध जोखिम के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रमाणित करता है कि व्यापक बाजार में किसी स्टॉक का रिटर्न कितना संवेदनशील है। बीटा का मान 1 यह इंगित करता है कि स्टॉक बाजार के अनुरूप चलता है या जबकि बीटा का मान 1 से अधिक बताता है कि स्टॉक बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर है। बीटा का मान 1 से कम इंगित करता है कि शेयर बाजार की तुलना में यह कम अस्थिर है। प्रत्याशित प्रमुख जोखिम, वैश्विक मंदी, कमोडिटी पण्य की कीमतों में तीव्र वृद्धि और आपूर्ति में कमी, कुशल श्रम आपूर्ति में कमी। अगला आता है हिमालयन ब्राउन बियर। क्या है हिमालयन ब्राउन बियर, क्यों चर्चा में है? तो कश्मीर में हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयी भूरा बालू, उर्सस आर्कटोस इसाबेलिनस की आबादी कई चुनौतियों का सामना कर रही है जिससे उनके अस्तित्व और मानव सुरक्षा दोनों को लेकर खतरा बढ़ गया है। रिहायशी इलाकों में भालुओं के घुसने और कब्रिस्तानों को तोड़ने या क्षतिग्रस्त करने की हाल की घटनाओं ने स्थानीय समुदायों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
ये घटनाएं अंतर्निहित कारकों और गंभीर रूप से लुप्तप्राय इस प्रजाति के आवासों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। हिमालय ब्राउन बियर क्या है यह? तो यह ब्राउन बियर की उप प्रजाति है जो पाकिस्तान से लेकर भूटान तक हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालयन ब्राउन बियर सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो गलत होगा। ये भूटान में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, तो याद रखिएगा। इनके मोटे फर जो प्रायः रेतीले लाल भूरे रंग के होते हैं। ये 2.2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जिनका वजन 250 किलोग्राम होता है। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है। इनकी स्थिति क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IUCN द्वारा हिमालय ब्राउन बियर की गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति की सूची में रखा गया है, और ये है, इसको रखा गया है लिस्ट कंसर्न के रूप में। इसे साइट की अनुसूची 2 में है। देखिए, यही है भूरा बालू। ये देखिए, इनका भोजन, ये सर्वाहारी है। इनका व्यवहार, तो ये निशाचर या रात्रिचर प्राणी है, और उनकी घ्राण शक्ति काफी तीव्र होती है, जो भोजन खोजने का उनका प्रमुख साधन माना जाता है। इसमें खतरा है तो मानव पशु संघर्ष, निवास स्थान का तेजी से क्षरण, छाल, पंजे और अंगों के लिए अवैध शिकार तथा कुछ दुर्लभ मामलों में भालू के लिए चारे की अनुपलब्धता। क्षेत्र यानी इनका रेंज क्या क्षेत्र इनकी है? तो उत्तर पश्चिमी और मध्य हिमालय, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन की तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र और भूटान शामिल है। देखिए, इन देशों का नाम याद रखिए, यहाँ पर पाए जाते हैं। चुनौतियां क्या हैं? तो अपर्याप्त भोजन स्रोत, अपरिवर्तित व्यवहार है, जो कि भालू का आवासीय क्षेत्र, भटकना, कब्रों का क्षतिग्रस्त करना, मतलब वहां पे भटक रहे हैं और कब्रिस्तान को भी खोद दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कुत्ते होते हैं, वैसे ही खोद दे रहे हैं अपने हाथ पंजों से। भारत की प्रकृति विरासत, जंगलों और जैव विविधता की रक्षा एवं संरक्षण में अस्थायी परिवर्तन के लक्ष्य के साथ स्थापित संस्था वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा किए गए एक अध्ययन पता चलता है कि कश्मीर में भालुओं के आहार में प्लास्टिक की थैलियों, चॉकलेट रैपर और अन्य खाद्य अपशिष्ट सहित मैला कचरा शामिल है। इनकी चुनौतियों में प्रतिबंधित वितरण और घटित जनसंख्या है। आगामी जोखिम एवं संरक्षण अनुशंसाएं हैं। चलिए, तो अब इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथकली क्या है? कथकली क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में KK गोपाल कृष्णन ने कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक एक आकर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक ग्रीन रूम कलाकारों के संघर्ष और मेकअप के लंबे घंटों के दौरान बने अनूठे बंधनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कथकली की दुनिया में पर्दे के पीछे झलक पेश करती है। तो कथकली की उत्पत्ति कहाँ से हुई जानते हैं। कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर यानी वर्तमान में केरल में हुआ था। इस कला रूप को प्रारंभ में मंदिर परिसर में प्रदर्शित किया जाता था और बाद में इसने शाही दरबारों में लोकप्रियता हासिल की। कथकली ऋषि भरत द्वारा लिखित नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर आधारित है। हालांकि कथकली हाथों की मुद्राओं की व्याख्या के लिए ग्रंथ हस्तलक्षण दीपिका पर आधारित है, जो एक अन्य शास्त्रीय पाठ है। कथकली के देखिए यहाँ पर कुछ ये केरल के हैं, तो इसके बारे में दिया गया है, तो ये इसको पढ़िएगा आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके परिचायक क्या है, जैसे हरा, काला, लाल धब्बे, पीला, सफेद, इस सब के बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है नृत्य और संगीत। तो कथकली नृत्य संगीत भाव, भंगिमा और नाटक के तत्वों को जोड़ती है। इसमें गति अत्यधिक शैलीबद्ध किया जाता है। इसमें जटिल चाल, लयबद्ध बोल तथा हाथों के विभिन्न इशारों को केंद्रित किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे इसमें नहीं पूछा जाएगा, ये कुछ मेंस के लिए लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें ऐसे नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसे श्रृंगार के बारे में। चैत्र प्रकृति के अनुसार कथकली श्रृंगार को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पच्चा यानी कि हरा, कत्ती यानी कि चाकू, ताड़ी यानी कि दाढ़ी, और बेला ताड़ी यानी सफेद दाढ़ी यानी दिव्य परोपकारी पात्र के लिए, चुवन्ना ताड़ी यानी कि लाल दाढ़ी जो कि दुष्ट या राक्षसी पात्र के लिए, करुत्ता दाढ़ी यानी काली दाढ़ी वनवासी या शिकारी के लिए, करी यानी काला जो पात्र जो दुष्ट या क्रूर या विचित्र हैं जैसे राक्षस चुड़ैल, मिनुक यानी लिप्तिमान पात्र जो कोमल गुड़ी या परिष्कृत होते हैं जैसे कि स्त्रियां और ऋषि मुनि। नव गतिविधि क्या है? इसमें महिलाओं का समावेश होता है और विषयों में नवीनता होती है। वर्तमान में दर्शकों हेतु कथकली की प्रासंगिकता। तो कथकली कला एक जटिल रूप होने के कारण दर्शकों को
इसे गहराई के साथ पूर्ण रूप से समझने के लिए इसकी सांकेतिक भाषा, मेकअप कोड और कहानियों से खुद को परिचित कराने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक की शुरुआत जैसे कि माइक्रोफोन और बेहतर ध्वनिक ने कथकली संगीत के पुनरुत्थान एवं इसके लोकप्रियता में योगदान दिया है। बीमा वाहक, नेक्स्ट आता है बीमा वाहक। तो जानते हैं क्यों है चर्चा में। देश के सुदूर क्षेत्रों में बीमा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने हाल ही में बीमा वाहक संबंधी मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि बीमा वाहक ग्रामीण क्षेत्रों तक बीमा की पहुंच हेतु एक समर्पित वितरण चैनल है। बीमा वाहक, इसका इंट्रो देखते हैं। बीमा वाहक कार्यक्रम ने के वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य के घटकों में से एक है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में बीमा उत्पादों की पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना है। यह कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत प्रतिनिधियों दोनों के क्षेत्र बल की स्थापना करके बीमाकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अंतिम मील कनेक्शन के रूप में काम करेगा। ये प्रतिनिधि, जिन्हें बीमा वाहक के रूप में जाना जाता है, बीमा उत्पादों के वितरण और सर्विसिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। बीमा वाहक योजना IRDAI द्वारा शुरू की गई प्रमुख बीमाकर्ताओं की अवधारणा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। प्रमुख बीमाकर्ता ग्राम पंचायतों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की तैनाती हेतु समन्वय करते हैं, जो भारत की स्थानीय स्वशासन इकाइयां हैं। इसके उद्देश्य है तो ये महिलाओं को बीमा वाहक के रूप में ऑनबोर्ड करने पर केंद्रित है, क्योंकि वे स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल कर सकती हैं और विभिन्न समुदायों में बीमा पैड की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। बीमा वाहक की लक्ष्य स्थानीय आबादी के साथ जुड़कर देश के प्रत्येक क्षेत्र में बीमा की पहुंच और जागरूकता को बढ़ाना है। इसके महत्व, तो बीमा वाहक पहल से भारत भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोगों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु बीमा समावेशन को बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने तथा बीमा प्रस्तावों को अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान उम्मीद है। IRDA के बारे में जानते हैं। तो ये वर्ष 1999 में स्थापित एक नियामक संस्था है, जिसे बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा का उद्देश्य बनाया गया है। IRDA अधिनियम 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है और वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। यह बीमा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित करता है और देखता है। प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य IRDA अधिनियम 1999 और बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित की गई है। नेक्स्ट आता है फिस्टुला का अस्थायी उपचार। क्या है फिस्टुला? पुणे के एक सर्जन ने जटिल फिस्टुला के इलाज के लिए डिजिटल लेजर प्रॉक्सिमल लिगेशन प्रक्रिया विकसित की है, यानी DSPL। क्या है यह फिस्टुला? फिस्टुला शरीर के दो अंगों जैसे कि एक अंग या रक्त वाहिका और दूसरी संरचना के बीच एक असामान्य संबंध है। फिस्टुला आमतौर पर चोट या सर्जरी का परिणाम होता है। संक्रमण या सूजन के कारण भी फिस्टुला बन सकता है। फिस्टुला शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है, वे इनके बीच ही बन सकते हैं। एक धमनी और शिरा, पित्त नलिकाएं और त्वचा की सतह, पित्ताशय की सर्जरी से, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि बृहदांत्र एवं शरीर की सतह, जिसके कारण मल गुदा के अलावा किसी अन्य छिद्र से बाहर निकलता है। व्यापकता, तो प्रसूति फिस्टुलस कम संसाधन वाले वातावरण में 2 मिलियन महिलाओं को प्रभावित करते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ष 1 लाख और विकसित होते हैं। प्रसूति फिस्टुला एक विनाशकारी प्रसव चोट है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकारों के संदर्भ में भी अनदेखा किया जाता है। फिस्टुला वाली 50 में से केवल 1 महिला को इलाज मिल पाता है। फिस्टुला इन एनो 2 लाख पर 2 पर 10,000 के औसत के साथ प्रसार के साथ सबसे सामान्य सामना की जाने वाली सर्जिकल समस्याओं में से एक है। तो इसके इलाज के बारे में देखते हैं। जबकि कुछ फिस्टुला का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य दवाओं के साथ किया जा सकता है। हालांकि यदि संक्रमण के दवा के माध्यम से निदान नहीं होता है या फिस्टुला काफी गंभीर स्थिति में है, तो फिस्टुला हटाने को सर्जरी आवश्यक हो सकती है। फिस्टुला लेजर प्रॉक्सिमल लिगेशन क्या है? तो ये DSPL सर्जरी जटिल फिस्टुला हेतु एक न्यूनतम इनवेसिव स्फिंक्टर सेविंग सर्जरी है। स्फिंक्टर एक अंगूठी के आकार की मांसपेशी है, जो शरीर में एक मार्ग को खोलने या बंद करने के लिए मांसपेशी को ढीला या कसती है। उदाहरण
पाइलोरिक स्फिंक्टर यानी पेट के निचले भाग में। सर्जरी 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहले 2 से 3 हफ्तों में नालवड़ यानी फिस्टुला से मल त्याग और पस की निकासी। फिर आता है DLPL को एक 3D एंडो-एनल इमेजिंग मशीन के मार्गदर्शन में किया जाता है, जो सर्जरी के दौरान वास्तविक समय में छिपे हुए फिस्टुला ट्रैक और सूक्ष्म फोड़े की पहचान कर सकती है। DLPL एक नगण्य पुनरावृत्ति दर से जुड़ा है और रोगी लगभग 5 दिनों में फिर से काम शुरू कर सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी के अनुसार मिनिमली इनवेसिव इंस्पेक्टर सेविंग यानी DLPL सर्जरी जटिल फिस्टुला एनो के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार है। अब देखते हैं आगे फिस्टुलस के उपचार हेतु वैश्विक पहल क्या किया गया। तो प्रत्येक वर्ष 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड यहाँ पर है ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला मनाया जाता है। यहाँ हिंदी लिखा हुआ तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। इस दिन का उद्देश्य आपातकालीन प्रसूति देखभाल और कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों, विशेष रूप से दाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि सभी महिलाओं को प्रसूति नालवड़ को रोकने और उपचार सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। वर्ष 2023 का विषय एंड फिस्टुला नाउ है, थीम याद रखिएगा 2023 का। यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष फिस्टुला को समाप्त करने के बाद अभियान का नेतृत्व करता है, जो रोकथाम, उपचार और पुनर्वास प्रयासों पर 55 से अधिक देशों में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को वर्ष 2030 तक फिस्टुला को समाप्त करने के प्रस्ताव पर परामर्श प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति भारत चर्चा में क्यों है। तो भारत सरकार एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। ई कॉमर्स नीति पहली बार वर्ष 2018 में प्रस्तावित की गई थी और वर्ष 2019 में ई कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया गया था। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसको याद रखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। देखिए प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हाईलाइट कर रहे हैं। एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचे, तकनीकी प्रगति तथा कुशल आपूर्ति श्रृंखला एकीकृत आवश्यक पर जोर देते हैं। इसके आगामी ई कॉमर्स नीति के बारे में देखते हैं, इसके उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति का उद्देश्य एक नियामक ढांचा स्थापित करना है, जो इस क्षेत्र में व्यापक करने में आसानी प्रदान करता हो। निर्यात को बढ़ावा देना है। और तो यह इसमें नीति भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी। 2030 तक भारत की ई कॉमर्स निर्यात क्षमता सालाना 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है। देखिए 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वैश्विक क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स निर्यात वर्ष 2025 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। भारत का लक्ष्य इस विकास अवसर को अपने पक्ष में करना है। फिर है नियामक निकाय और FDI। ई कॉमर्स क्षेत्र में नियामक स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, हालांकि इसके क्रियान्वयन में समय लग सकता है। स्थानीय व्यापारियों के संघ ई कॉमर्स नियमों को लागू करने और उल्लंघनों को रोकने हेतु सशक्त नियामक निकाय की मांग करते हैं, जबकि मार्केट प्लेस मॉडल में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति है। इन्वेंटरी आधारित मॉडल में FDI की अनुमति नहीं है। व्यापारियों के लिए चिंता को उजागर करना है, चिंताओं को, और व्यापक ढांचा बनाना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत बड़ा हो। भारत की ई कॉमर्स कुछ अन्य पहले भी हैं, देखिए, जैसे कि भारत नेट परियोजना शुभारंभ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और इंडिया डिजिटल पहल। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगाया जा रहा है, उसी को पढ़िए। नेक्स्ट है सरकार ने 14 संयोजन दवाओं पर लगाया प्रतिबंध। तो देखते हैं क्यों चर्चा में है। केंद्र सरकार ने खांसी, बुखार और संक्रमण के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 14 फिक्सल डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मतलब कुछ दवाओं पर इसने जितने बताया गया है खांसी, बुखार, संक्रमण के लिए, उस दवाओं पर रोक लगा दी है सरकार ने। प्रतिबंध जो तत्काल प्रभाव से लागू होता है, इन दवा संयोजनों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का पालन करता है। अब आगे देखते हैं FDC दवाएं क्या है। यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुसार FDC उन उत्पादों को संदर्भित करता है जिनमें एक या एक से अधिक सक्रिय तत्व होते हैं जो किसी विशेष संकेत के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रतिबंध कारण। तो प्रतिबंध विशेषज्ञ समिति
और ड्रग्स तकनीक सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों का पालन करना। समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिबंधित एफडीसी में चिकित्सकीय प्रासंगिकता की कमी है और यह मनुष्यों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। और इसमें अब कुछ चुनौतियां भी, जैसे कि दुष्प्रभाव का खतरा है, विनिमय की चुनौतियां हैं, विनिमय मतलब कि एक्सचेंज, और अति प्रयोग और दुरुपयोग है, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में डोज लेना। साक्ष्य आधारित क्लिनिक डेटा का अभाव है, डेटा नहीं मिल पा रहा है सही से। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो CDSCO ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। प्रमुख कार्य क्या है? दवाओं के आयात पर नियामक नियंत्रण, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण। केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कुछ लाइसेंसों का अनुमोदन है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI भारत में रक्त और रक्त उत्पादों यानी कि 4 तरल पदार्थ, वैक्सीन और सेरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन हेतु जिम्मेदार है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गगन सैटेलाइट टेक के साथ हेलीकॉप्टर नेविगेशन डेमो। तो ये देखते हैं क्या है। भारत ने हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला प्रदर्शन आयोजित करके विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदर्शन जिसमें अत्याधुनिक गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था, मुंबई में जुहू से पुणे की उड़ान के लिए आयोजित किया गया था। प्रदर्शन आधारित नेविगेशन, तो प्रदर्शन आधारित नेविगेशन PBN एयर नेविगेशन की एक आधुनिक अवधारणा है जो उन्नत ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम और उपग्रह संकेतों का उपयोग करके विमान को पूर्व निर्धारित मार्ग के साथ सटीक रूप से उड़ान भरने की अनुमति देता है। PNB हवाई यातायात प्रबंधन की सुरक्षा, दक्षता और क्षमता में सुधार करना है तथा जमीन आधारित नेविगेशन सहायता पर निर्भर को कम करना है एवं अधिक लचीला उड़ान पथ की अनुमति देता है। अब देखते हैं गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या है ये। तो गगन GPS एडेड जियो संवर्धित नेविगेशन के साथ भारतीय इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अंतरिक्ष आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो यह सिस्टम स्थानीय भौगोलिक स्थिति प्रदान करके GPS नेविगेशन के आउटपुट में अधिक सटीकता बढ़ाता है, जिससे अधिक कुशल यातायात प्रबंधन हेतु विमान स्थान की सटीकता में सुधार होता है। यह वायुमंडलीय अस्थिरता, क्लॉक ड्रिफ्ट और कक्षीय विचलन के कारण होने वाली त्रुटियों को ठीक करके GPS संकेतों की सटीकता एवं प्रामाणिकता को बढ़ाता है। यह उपग्रह प्रौद्योगिकी के विमान हेलीकॉप्टर को उन हवाई अड्डों पर निर्देशित लैंडिंग में भी मदद करता है जिनके पास कम दृश्यता संचालन हेतु उपकरण लैंडिंग सिस्टम नहीं है। अब इसके लाभ देखते हैं। तो देखिए लाभ में सुरक्षा में वृद्धि होगी, बेहतर दक्षता होगा, क्षमता में वृद्धि होगी। तो इसके सब लाभ थे। चलिए अगला देखते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था और लिथियम आयन बैटरी पुनर्चक्रण तकनीक। तो क्या है यह, चर्चा में क्यों है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, याद रखिएगा मंत्रालय को, ने लागत प्रभावी लिथियम आयन बैटरी पुनर्चक्रण तकनीक को नव पुनर्चक्रण उद्योगों और स्टार्टअप में हस्तांतरित कर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस तकनीक को ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है और यह कार्य तेलंगाना सरकार के उद्योग भागीदार मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से किया गया है। तो हाल ही में आविष्कार की गई पुनर्चक्रण तकनीक है। तो यह ली आयन बैटरियों के लिए पुनर्चक्रण तकनीक को अनुपयोगी बैटरियों के मूल्यवान सामग्रियों में सब कुशलतापूर्वक संसाधित करने और पुनर्प्राप्त करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। इसको और आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम आयन बैटरी अथवा ली आयन बैटरी एक प्रकार का रिचार्जेबल यानी पुनः चार्ज किया सकने वाली बैटरी है, यानी कि उसको चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। ली आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड पदार्थ के रूप में अंतर्वेशित लिथियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, जबकि एक नॉन रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में धातु स्रोत से लिथियम का उपयोग किया जाता है। एक बैटरी में वैद्युत अपघटन 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। वैद्युत अपघटन के कारण आयनों का संचरण होता है।
बैटरी के डिस्चार्ज होने के दौरान लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जबकि चार्ज होते समय यह विपरीत दिशा में होते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, औद्योगिक अनुप्रयोग। लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब पसंदीदा ऊर्जा का स्रोत बन गई है। लिथियम आयन बैटरियों का नुकसान क्या है? तो चार्ज करने में अधिक समय लगता है, बैटरी में आग लगने की घटनाएं सुरक्षा संबंधी मुद्दे रहे हैं, निर्माण में ये महंगी हैं। ली आयन बैटरी की फोन और लैपटॉप जैसी अनुप्रयोगों हेतु पर्याप्त कुशल के रूप में देखा जाता है। ईवी के यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में इन बैटरी में अभी भी उस सीमा का अभाव है जो उन्हें आंतरिक दहन इंजनों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बनाती है। अब देखते हैं लिथियम। लिथियम यानी इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म है Li, जिसे रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक नरम और चांदी जैसी सफेद धातु। इसकी निकासी तो भंडार के प्रकार के आधार पर लिथियम को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर बड़े आकार के ब्राइन पूल के सौर वाष्पीकरण के माध्यम से अथवा अयस्क की हाई हार्ड रॉक से निष्कर्षण किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। इसका उपयोग तो लिथियम यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप, मोबाइल आदि की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में भी किया जाता है। इसका उपयोग एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने, उनकी क्षमता में सुधार करने तथा उन्हें हल्का बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग कवच बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमीनियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग एयरक्राफ्ट, उच्च क्षमता वाले साइकिलों के फ्रेम और हाई स्पीड ट्रेनों में भी किया जाता है। इसके भंडारण तो चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना लिथियम रिजर्व वाले शीर्ष देश हैं और लिथियम त्रिकोण चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया है। भारत में इसके लिथियम का भंडार तो प्रारंभिक सर्वेक्षण में दक्षिणी कर्नाटक में मांड्या जिले में सर्वेक्षण की गई भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन के अनुमानित लिथियम भंडार पता चला है। इसके अन्य संभावित साइट है तो राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में मीका बेल्ट और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पेगमेटाइट बेल्ट है, गुजरात के कच्छ में भी है। अब आगे आता है NIRF रैंकिंग 2023। तो जल्दी हम लोग चलिए इसको खत्म करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को पढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा वर्ष 2023 के लिए रैंकिंग घोषणा की गई है, जिसमें भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। देखिए, और ये प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष समग्र रैंकिंग शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसकी विशेषताएं देखते हैं तो रैंकिंग क्षेत्र इसका है। 2023 के रैंकिंग अभ्यास में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, डिग्री कॉलेजों के लिए एक सामान्य समग्र रैंक प्रदान किया गया है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और वास्तुकला योजना में अलग अनुशासन विशिष्ट रैंक प्रदान किया गया करना है। भारतीय रैंकिंग वर्ष 2023 के संस्करण के 3 विशिष्ट पहलू हैं, जैसे कि कृषि और संबंध क्षेत्र नामक एक नए विषय की शुरुआत, शहरी और नगरीय प्लानिंग के लिए पाठ्यक्रम करने के लिए संस्थागत शामिल करने के लिए वास्तुकला के दायरे का वास्तुकला योजना का तक विस्तार, 2 भिन्न अभिकरणों को समान डेटा प्रदान करने के संस्थानों के बोझ को कम करने के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट द्वारा पूर्व में निष्पादित इनोवेशन नवाचार रैंकिंग का भारतीय रैंकिंग एकीकरण। प्रतिभागी है, जबकि विभिन्न श्रेणियों और विषय डोमेन में रैंकिंग अभ्यास में भाग लेने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या वर्ष 2016 में 3565 से बढ़कर 2023 में 8686 हो गई है, और जबकि श्रेणियों तथा विषय डोमेन की संख्या 2016 के 4 से बढ़कर 2023 में 13 हो गई है। इसकी प्रमुख शीर्ष रैंकिंग देखते हैं तो अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थान, तो यह IIT मद्रास का है। 8वें वर्ष भारत में शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, मद्रास पहला है, दिल्ली और बॉम्बे दूसरा तीसरा है। शीर्ष प्रबंधन संस्थान तो यह है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने श्रेणी में अग्रणी प्रबंधन संस्थान के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। IIM बेंगलुरु और कोझिकोड दूसरा और तीसरा है। शीर्ष विधि संस्थान तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु देश में
शीर्ष स्थान विधि संस्थान के रूप में उभरी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने दूसरा स्थान हासिल किया है, यानी बेंगलुरु पहला है, दिल्ली दूसरा है। नेक्स्ट है शीर्ष फार्मेसी, मेडिकल के लिए कौन सा है, तो यह है हैदराबाद का है और इसमें जामिया हमदर्द और बिट्स पिलानी का स्थान रहा है। शीर्ष कॉलेज तो दिल्ली का DU है, दिल्ली विश्वविद्यालय, रैंकिंग में अग्रणी रहा। इनके 5 कॉलेजों ने भारत के शीर्ष 10 कॉलेजों के स्थान पर हासिल किया है। मिरांडा हाउस ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि हिंदू कॉलेज ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अब देखते हैं NIRF रैंकिंग क्या है यह, तो NIRF विभिन्न मानदंडों के आधार पर देश भर के संस्थानों को रैंक करने की पद्धति है। NIRF को शिक्षा मंत्रालय यानी पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और 29 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक देने का सरकार का यह पहला प्रयास है। NIRF की रैंकिंग हेतु पैरामीटर्स, प्रत्येक पैरामीटर्स के लिए वेटेज संस्थान की श्रेणी आधार बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐसे है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, स्टूडेंट और स्टूडेंट के लिए कितना बनाया गया है, आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। रेलवे सुरक्षा आयोग क्या है यह, तो हाल ही में उड़ीसा में हुई दुखद दुर्घटना जांच दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा की जा रही है। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा उड़ीसा का घटना बहुत ही चर्चा में था, बहुत ही दर्दनाक का वहां पे हादसा हुआ था। चलिए देखते हैं क्या है रेलवे सुरक्षा आयोग। यह एक सरकारी निकाय है जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसमें 1989 में यह अधिनियम बना था। निर्दिष्ट निरीक्षणात्मक जांच और सलाहकारी कार्यों के साथ साथ रेल यात्रा एवं संचालन जैसे सुरक्षा मामलों में संबंधित है। इसका मुख्यालय लखनऊ के उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। मंत्रालय है तो रेल मंत्रालय के बजाय नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका कारण CRS को देश के रेलवे प्रतिष्ठान के प्रभाव से अलग रखना और हितों के टकराव को रोकना है। CRS का इतिहास क्या है, तो यह 1905 में बना बोर्ड। यह अधिनियम तत्कालीन वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी अधिसूचना रेलवे बोर्ड को रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सरकार शक्तियां सौंपे गए थे। देखिए ये जरूरी नहीं है प्रीलिम्स के लिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जाना जरूरी है। ये धारा 181 के 3 में कहा गया है कि यात्रियों और रेलवे कर्मियों दोनों सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग प्राधिकारी होना चाहिए। आगे देखते हैं निरीक्षणालय का अलग करना क्यों किया गया, तो मई 1941 में रेलवे निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से अलग कर दिया गया था। उस समय डाक और वायु विभाग के नियंत्रण में रखा गया था। आगे देखते हैं यूक्रेन का कखवका बांध, तो इसको रूस ने तोड़ दिया था। तो इसके देखते हैं क्या है। कखवका बांध दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय है। यह 6 जून 2023 को एक विस्फोट में नष्ट हो गया, जिसमें युद्धग्रस्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ और मानवीय संकट उत्पन्न हो गया। यूक्रेन और रूस ने हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। तो देखते हैं ये कौन सा बांध है, कखवका बांध। तो कखवका बांध वर्ष 1956 में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और नौ परिवहन निप्रो नदी का उपयोग करने के लिए सोवियत संघ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के हिस्से के एक रूप में बनाया गया था। 30 मीटर ऊंचा, यह ऊंचा 3.3 किलोमीटर लंबा था, जिससे एक ऐसे जलाशय का निर्माण हुआ जो 2155 वर्ग किलोमीटर विस्तृत था और इसकी जलाशय क्षमता 18 क्यूबिक किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर इसी जगह है, ये यूक्रेन और यहाँ पर कखुआ बांध है, यहाँ पे ये डैम बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नोवा कखुआ है। वर्तमान में मुद्दा क्या है, तो हाल ही में कखुआ जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र के अंदर एक विस्फोट हुआ, जिसमें बांध में दरार आ गई और भारी मात्रा में जल निचले क्षेत्रों की ओर प्रभावित हो गया था। इसमें रूस यूक्रेन पर युद्ध पर प्रभाव पड़ा है, जो कि बांध के ढहने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अप्रत्याशित घटक जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं इसके परिणाम और तत्काल चुनौतियां क्या है। तो पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, निकासी का प्रभाव रहेगा। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक अब आएगा होमो नलेदी द्वारा दफनाने और रॉक कला के दावे। तो क्यों चर्चा में, देखते हैं हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसमें बताया गया है कि एक प्राचीन मानव प्रजाति होमो नलेदी ने अपने मृतकों को दफन किया होगा और एक गुफा में सार्थक प्रतीक बनाए होंगे। हालांकि इन दावों के वैज्ञानिक समुदायों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। होमो नलेदी क्या है जानते हैं। तो होमो नलेदी वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल
राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली में खोजी गई मानव की एक प्रजाति है। देखिए यहाँ पर ये प्रजाति दिखाया जा रहा है, जो कि अभी बंदरों की टाइप है। होमो सैपियन का ये एक रूप है। ऐसा माना जाता है कि वे 3,35,000 से 2,41,000 वर्ष पूर्व, शायद 20 मिलियन वर्ष पहले तक दक्षिणी अफ्रीका में अस्तित्व में थे और आकार अथवा कद काठी में छोटे अथवा उनका मस्तिष्क भी छोटा था। तो ऐसे एक बनाया गया है चित्र के रूप में। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। दफन संबंधी दावे किए जा रहे हैं कि नलेदी में मृतकों को सावधानी पूर्वक दफनाया। यह परिष्कृत अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार प्रथा के बारे में पूर्व कल्पित मान्यताओं को चुनौती देता है। होमो नलेदी के अस्तित्व में 1 लाख से अधिक वर्षों बाद निएंडरथल और समकालीन मनुष्यों में इस प्रकार की प्रथा के शुरुआती प्रमाण पाए गए हैं। शैल कला संबंधी दावे, तो यह है होमो नलेदी के संभवतः राइजिंग स्टार गुफाओं में शैल कलाकृतियों की रचना की होगी। वैसे यह मामला काफी पेचीदा है क्योंकि शैल कला का संबंध पारंपरिक रूप से होमो सैपियन और अन्य बड़े आकार के मस्तिष्क वाले पूर्वज से रहा है। यह रिपोर्ट गहराई से प्रभावित क्रॉस हैंगिंग और ज्यामितीय आकृतियों जैसे वर्ग, त्रिकोण, क्रॉस एवं एक्सरे के रूप में उत्कीर्णन का वर्णन करती है। इसके अतिरिक्त होमो नलेदी के शरीर में के पास पाई गई वस्तु से पता चलता है कि यह पत्थर का औजार हो सकता है। आग का प्रयोग, तो होमो नलेदी ने गुफा में मुर्दाघर उत्कीर्णन गतिविधियों के दौरान रोशनी हेतु रणनीतिक रूप से आग का इस्तेमाल किया है। संबंधित विवाद क्या है? तो होमो नलेदी द्वारा जानबूझकर खोदे गए गड्ढों या कंकड़ अवशेषों के संरचनात्मक संरेखण का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ कंकाल के टुकड़ों का भौगोलिक संबंध उद्देश्यपूर्ण दफन संबंधित साबित नहीं होते हैं। तो ये देखिए इसमें कुछ भी खास नहीं है। अध्ययन का महत्व क्या है? तो जबकि राइजिंग स्टार गुफा की खोजों में प्राप्त साक्ष्य प्रारंभिक मनुष्यों के विषय में हमारी समझ को पुनः आकार देने की क्षमता रखते हैं तथा इन साक्ष्यों की गहन जांच करना महत्वपूर्ण है। जबरन दफनाने शेष सेल चित्रकला और आग के उपयोग के लिए प्रस्तुत साक्ष्य वैज्ञानिक समुदाय के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इन दावों को मान्यता देने तथा वैज्ञानिकों के बीच व्यापक स्वीकृति बनाने के लिए कथित कब्रों की खुदाई, उत्कीर्णन की डेटिंग और आग के उपयोग पर गहन शोध आवश्यक है। अब आगे आता है रोलैंड गैरोस। क्या है यह? तो पेरिस के स्टेड रोलैंड गैरोस में 28 मई से 11 जून 2023 तक रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसे फ्रेंच में ओपन भी कहा जाता है। देखिए इसको फ्रेंच में ओपन कहा जाता है। तो क्या है देखते हैं। तो रोलैंड गैरोस एस्टोनियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन टेनिस जैसे 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। यह पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस में 2 सप्ताह से अधिक समय तक आयोजित किया जाता है। तो देखिए इसके कुछ महत्व भी हैं, जो कि टूर्नामेंट में स्थल का नाम एक फ्रांसीसी एट्यूटर रोलैंड गैरोस के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 1913 में पूरे भूमध्य सागर में से उड़ान भरने के पहले व्यक्ति था, इसलिए उसके नाम पर रखा गया है। 1918 में युद्ध के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ये पहली टूर्नामेंट 1891 में केवल फ्रांसीसी खिलाड़ियों द्वारा किया गया था। चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। तो वो 1925 में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए शुरू किया गया। वर्ष 1988 में पुनः अपने मूल स्थिति पर आ गया था। आगे देखते हैं कुछ इसकी विशेषताएं, जैसे फ्रेंच फेयर है, कोर्ट है, प्रमुख कुछ ट्रॉफियां हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है। अब इसे ग्रैंड स्लैम, देखिए कुछ खास नहीं है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं एकल परमाणु का एक्सरे क्या है। एकल परमाणु एक्सरे क्या है ये? तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने एकल परमाणु की एक्सरे रीइमेजिंग की सहायता से एक तत्व की पहचान की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 1895 में विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन द्वारा खोजी गई एक्सरे चिकित्सा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक विभिन्न अंग बन गई है। पहले एक्सरे किए जा सकने वाले प्रतिदर्श की सबसे छोटी मात्रा एक एटोग्राम होती है, जो कि लगभग 10,000 परमाणु अथवा उससे अधिक है। वैज्ञानिक लंबे समय से सिर्फ एक परमाणु का एक्सरे करने में सफलता हासिल करना चाहते थे, जो अब संभव हो गया है। एकल परमाणु एक्सरे की नई तकनीक क्या है? तो वैज्ञानिकों की पहली बार एक परमाणु के एक्सरे सिग्नेचर का पता लगाने के लिए सिंक्रोट्रॉन एक्सरे स्कैनिंग टनलिंग
स्कोपी यानी SXSTM नामक तकनीक का उपयोग किया गया है। देखिए इसके पदार्थ के कुछ विज्ञान है। ठोस पदार्थों के गुणों विशेषताओं का अध्ययन और संरचना तथा संरचना की सहायता से उन गुणों के निर्धारण के अध्ययन को पदार्थ की विज्ञान कहा जाता है। पदार्थ का विज्ञान का महत्व क्या है? तो यह परमाणु स्तर के गुणों और सामग्रियों के अंतःक्रियाओं के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह आणविक संरचनाओं और व्यवहारों को सटीक समझ को सक्षम बनाता है। आगे चलते हैं, एक्सरे क्या है? तो यह एक दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा, उच्च आवृत्ति, कम तरंग दैर्ध्य का साथ चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। यह शरीर सहित अधिकांश वस्तुओं के माध्यम से गुजर सकता है और आंतरिक मानव संरचना छवियों को निर्माण कर सकता है। तो इसको और ज्यादा कुछ खास नहीं। चलिए आगे देखते हैं, क्वांटम भौतिकी में फर्मी ऊर्जा क्या है? फर्मी ऊर्जा तो हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों द्वारा संचालित दैनिक व्यवहारिक अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला के कारण फर्मी ऊर्जा ने ध्यान आकर्षित किया है। क्या है क्वांटम भौतिकी? क्वांटम भौतिकी की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा के सबसे छोटे कणों जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और क्वार्क के व्यवहार एवं गुणों से संबंधित है। क्वांटम के भौतिकी से पता चलता है कि ये कण अजीब और आश्चर्यजनक तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, जैसे कि एक ही बार में दो स्थानों पर होना, बाधाओं के माध्यम से सुरंग बनाना या लंबी दूरी को एक दूसरे के साथ उलझना। आगे देखते हैं, फर्मी एजेंसी क्या है? तो फर्मी ऊर्जा यहाँ पे एनर्जी है। फर्मी ऊर्जा पूर्ण शून्य तापमान यानी -273 सेल्सियस की पर एक सामग्री इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम व्याप्त अवस्था की ऊर्जा है। फर्मी ऊर्जा चालन में इलेक्ट्रॉन वेग को निर्धारित करती है, क्योंकि केवल फर्मी ऊर्जा के करीब ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही चालन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वांटम भौतिकी के लिए क्या महत्व है? तो फर्मी ऊर्जा पदार्थ तरंग में विकृति इलेक्ट्रॉन के सतत ऊर्जा स्रोतों के प्रदर्शित करती है। फर्मी ऊर्जा के विद्युत ऊष्मा चालकता, ऊष्मा क्षमता, चुंबकत्व तथा अतिचालकता सहित पदार्थ के विभिन्न भौतिक गुणों को निर्धारित करती है। अब आगे आता है स्पॉटेड पांड टर्टल। क्या है यह? इसके आगे तस्वीर लगाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम में महावत हाथी के रखवाले एवं चालक का कार्य करने वाले 3 व्यक्तियों को स्वच्छ जल के कछुए की दुर्लभ प्रजाति स्पॉटेड पांड टर्टल को पकड़ने तथा खाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताओ, सब खा जाते थे। इस घटना ने पार्क के कर्मचारियों द्वारा संरक्षित प्रजातियों को अवैध उपभोग को लेकर चिंता जताई है। यही कारण है कि जांच और गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी गई है। स्पॉटेड पांड टर्टल क्या है यह? तो स्पॉटेड पांड टर्टल ये का नाम उनका जियोक्लेमिस हैमिल्टन के नाम उनके काले सिर, पैर और पूंछ पर पीले या सफेद धब्बों के कारण रखा गया है। उनका सिर बड़ा एवं छोटे थूथन होते हैं तथा झिल्लीदार पैर उन्हें तैरने में मदद करते हैं। उन्हें ब्लैक स्पॉटेड टर्टल हैमिल्टन टेरापीन के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए धूप में रहते हैं। इनके लिए गर्म जल की आवश्यकता और गहन स्थान क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, सीमा और आवास इसका। तो ये भारत में असम तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश में लंबी व गहरी नदियों में पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। और भारत की प्रजातियों में उत्तर पूर्वोत्तर मध्य भारत के कुछ भागों में विस्तृत है। आहार आवश्यकता है कि ये कछुए मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं और कुछ जीवों खाते हैं। इनकी नींद की आदतें, तो स्पॉटेड पांड टर्टल संध्याचार होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे गोधूली, शाम और सुबह में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। संरक्षण का स्थिति, तो अंतरराष्ट्रीय IUCN के संकटग्रस्त में है और ये साइट्स के परिशिष्ट वन में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो यह अवस्थिति असम राज्य में स्थित है और 42,996 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में सबसे बड़ा आबादित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। कानूनी दर्जा, तो वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 2007 में एक बांध संरक्षित घोषित किया गया। इसका कुल बांध आरक्षित क्षेत्र 1030 वर्ग किलोमीटर है, जिसका मुख्य क्षेत्र 430 वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, तो इसे वर्ष 1985, देखिए ये सब डेट याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसे वर्ल्ड
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक प्रमुख पक्षी के क्षेत्र के रूप में मान्यता है। इसकी पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां की देखते हैं, तो यहाँ विश्व भर के सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे यानी राइनो वन सींग वाले पाए जाते हैं। इसमें गैंडों का घनत्व सबसे अधिक है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम में गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। काजीरंगा संरक्षण प्रयासों का अधिकांश फोकस बिग फोर प्रजातियों गैंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। काजीरंगा भारतीय महाद्वीप में पाई जाने वाली प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों का एक नौ आवास है। अब देखते हैं नदियां और राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पार्क क्षेत्रों से होकर गुजरता है। पार्क में 250 से अधिक मौसमी जल निकाय भी हैं। इसके अलावा डिप्लू नदी पार्क से होकर प्रभावित होती है। असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैसे कि डिब्रू सखेवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नमोरी राष्ट्रीय उद्यान नमेरी और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सब नदियों का नाम याद रखिए और इसको 2-3 बार पढ़िए और अगर चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए ये सब ऐसे ही प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समाप्त करते हैं। तो आज यह जून 2023 का हम लोग करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें कि पार्ट 1 है। बहुत जल्दी पार्ट 2 लाया जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा ये प्रयास हम लोग का थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।